हमास के हमले से शुरू हुए गाजा युद्ध के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। लगातार बमबारी और जमीनी सैन्य कार्रवाई ने गाजा पट्टी को मलबे के ढेर में बदल दिया है। यूएन की सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक 80% इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, करीब 90% स्कूल खंडर बन चुके हैं और 98% खेत उजड़ गए हैं। 65,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं लाखों फिलिस्तीनी टेंटों में रहने को मजबूर हैं, जहां ना तो पानी है और ना बिजली और ना ही इलाज। गाजा अब सिर्फ दर दर भटकते लोगों की मायूसी और मलबे का ढेर बनकर रह गया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसपैठ की और करीब 251 लोगों को बंधक बना लिया था। जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत जंग का ऐलान किया और हमास पर हमले शुरू कर दिए। हमास ने इसे अल-अक्सा फ्लड यानी सैलाब जैसा जवाबी हमला नाम दिया, जबकि इजराइल ने इसे सिमचत तोहराह वॉर यानी यहूदी लोगों का एक त्यौहार कहा। गाजा के 23 लाख लोगों में से 90% लोग बेघर हैं। उत्तर और दक्षिणी गाजा से भगाए गए लाखों लोग अब टेंटों में बिना पानी, बिजली और दवा के दिन गुजार रहे हैं। गाजा पट्टी का करीब 80% इलाका मिलिट्री जोन में है, जहां आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित है। यूएन एजेंसियों के अनुसार आधे से ज़्यादा लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। अब तक 66,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 18,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। गाजा में करीब 39,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके माता या पिता में से कोई एक मारा जा चुका है। वहीं 17,000 फिलिस्तीनी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों खो दिए हैं। राहत एजेंसियां कहती हैं यह अब शहर नहीं, जिंदा बचे लोगों का कैंप मात्र है। पिछले 2 साल से लगातार इजरायली बमबारी के बाद गाजा अब एक मलबे का शहर बन गया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 80% इमारतें तबाह हो गई हैं, जिनमें से आधी से ज़्यादा पूरी तरह ढह गई हैं। इससे करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गाजा में इजरायली सेना के हमलों में तबाह हुई इमारतों का करीब 54 मिलियन टन से ज़्यादा मलबा जमा है। एक्सपर्ट के अनुसार इसे साफ करने में कम से कम 10 साल और करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लगेंगे। इजराइल ने 1 किलोमीटर गहरा बफर जोन और 4 सैन्य कॉरिडोर बना दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा मोरा कॉरिडोर अब गाजा को 2 हिस्सों में बांट चुका है। अब पहले वाला गाजा पुरानी वाली बात हो गई है। अभी गाजा के 80% से ज़्यादा हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा है, जहां आम गाजा वासियों की आवाजाही सिर्फ 20% हिस्से में ही सीमित है। अब बात करते हैं सहायता सामग्री देने पहुंची ग्रेटा थनबर्ग कि उनका क्या हुआ। तो इजराइल ने सोमवार को ही गाजा जाने वाली ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के 170 कार्यकर्ताओं को ग्रीस और स्लोवाकिया निर्वासित कर दिया है। इनमें स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये कार्यकर्ता ग्रीस, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से थे। मंत्रालय ने एक तस्वीर साझा की है जिनमें थनबर्ग और अन्य लोग दक्षिणी इजराइल के रेमन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जेल की ग्रे वर्दी और सफ़ेद टी शर्ट में दिखे। अब तक 341 कार्यकर्ताओं को निर्वासित किया जा चुका है, जबकि 148 अभी भी बाकी हैं। वहीं 6 अक्टूबर को एथेंस हवाई अड्डे पर कार्यकर्ताओं ने थनबर्ग का स्वागत करने के लिए फिलिस्तीनी झंडा लहराया और फिलिस्तीन के लिए आज़ादी के नारे लगाए। थनबर्ग ने इसे इजराइल की अवैध और अमानवीय नाकाबंदी तोड़ने की सबसे बड़ी कोशिश बताया और इसे शर्मनाक करार देते हुए इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाया। इजराइल ने नरसंहार के आरोपों को खारिज किया और कहा कि वह नागरिकों को नुकसान से बचाने की पूरी कोशिश करता है। इजराइल का कहना है कि गाजा की नाकाबंदी हमास को हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए है। थनबर्ग और अन्य कार्यकर्ताओं ने इजरायली हिरासत में दुर्व्यवहार की शिकायत की। स्पेनिश कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें पीटा गया और अपमानित किया गया। अब बात करते हैं पड़ोसी पाकिस्तान की। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान और विरोध से जूझ रहे पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सीमा के पास सुल्तान कोट इलाके में मंगलवार को फिर से जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ। यह ट्रेन क्वेटा जा रही थी, तभी पटरियों पर लगाए गए विस्फोटक में धमाका हो गया। धमाके की वजह से ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए।
बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स यानी कि बीआरजी ने रिमोट कंट्रोल से इस आईडी हमले की जिम्मेदारी ली और रिमोट कंट्रोल से इस धमाके को किया था। इस विस्फोट में ट्रेन में सवार पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाया गया था। बीआरजी ने कहा कि बलूचिस्तान की आज़ादी मिलने तक ऐसे हमले जारी रहेंगे। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घटना के समय ट्रेन में 270 लोग सवार थे। यह उसी इलाके में मात्र 10 घंटों के भीतर हुआ दूसरा विस्फोट है। बचाव दल और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य कर रहे हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है और अधिकारी हमले की जांच में जुटे हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस को इससे पहले भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है। मार्च 2025 में ही बलूच लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों ने बोलान पास में जाकर जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। वहीं पाकिस्तान अब अपनी आदत से मजबूर है। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान में स्टेट टेरर पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है? तो लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी कि ISKP जैसे दो खतरनाक आतंकी संगठनों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हाथ मिला लिया है। मतलब जहां इंडिया में पार्टी गठबंधन करते हैं तो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन गठबंधन में आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सेना और ISI लंबे समय से आतंकियों को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। इसे ही पाकिस्तान की स्टेट टेरर पॉलिसी कहते हैं। अब उन्होंने ISKP को बलूच राष्ट्रवादियों और अफगान तालिबान के उन हिस्सों के खिलाफ खड़ा किया है जो पाकिस्तान की बात नहीं मानते। हाल ही में आई एक तस्वीर सामने है जिसमें ISKP के नेता मीर सफीक मेंगल को लश्कर तैयबा के कमांडर राना मोहम्मद अशफाक को पिस्तौल भेंट करते हुए देखा गया। माना जा रहा है कि यह तस्वीर दोनों संगठनों के बीच आधिकारिक गठजोड़ का हिस्सा है। सबूत है, मीर सफीक मेंगल बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नासिर मेंगल के बेटे हैं। वे पिछले कई सालों से ISI के लिए काम कर रहे हैं और बलूच नेताओं को निशाना बनाने वाली एक निजी टीम चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI की मदद से ISKP ने मस्तुंग और खुजदार में अपने 2 बड़े कैंप बनाए हैं। इन कैंपों से आतंकियों को ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार दिए जाते हैं। मार्च 2025 में ही जब बलूच लड़ाकों ने ISKP के एक कैंप पर हमला किया तो ISI ने तुरंत लश्कर तैयबा को मदद के लिए भेजा। इसके बाद लश्कर के नेता राना मोहम्मद अशफाक और सैफुल्ला कसूरी बलूचिस्तान पहुंचे और एक बैठक में बोले कि वे पाकिस्तान के दुश्मनों को ख़त्म कर देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गठबंधन न केवल बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के लिए खतरा है बल्कि भारत के जम्मू कश्मीर के लिए भी खतरा बन सकता है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो पाकिस्तान को फिर से भारत ने लताड़ लगाई है। भारत ने मंगलवार को ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में कश्मीर को लेकर झूठे प्रचार करने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। ओपन डिबेट के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने ही लोगों पर बम गिराता है और नरसंहार करता है। हरीश ने कहा कि जो अपने लोगों पर बम गिराए और 4 लाख महिलाओं के साथ रेप जैसा अमानवीय अपराध करे, उसे दूसरों को सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का ध्यान भटकाने और गुमराह करने के लिए झूठ और बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। हरीश ने यह बयान उस समय दिया जब एक पाकिस्तानी अधिकारी ने आरोप लगाया कि कश्मीरी महिलाएं दशकों से यौन हिंसा झेल रही हैं। वहीं भारत ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। हरीश ने कहा कि पाकिस्तान वही देश है जिसने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था और अपनी सेना को 4 लाख महिला नागरिकों के नरसंहार और सामूहिक बलात्कार के अभियान के लिए मंजूरी दी थी। दुनिया पाकिस्तान के झूठे प्रचार को भली भांति समझती है। पाकिस्तान की सेना ने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अभी जो बांग्लादेश है में एक दमन किया था जिसमें 30 लाख लोग मारे गए और महिला नागरिकों के साथ बलात्कार किया गया था। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, जो इस साल फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों यानी कि जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनिस को मिला है। स्वीडन के रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला है। क्वांटम टनलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कण किसी बाधा या बैरियर को कूद कर नहीं बल्कि उसके आर पार होकर निकल जाता है, जबकि सामान्य फिजिक्स के हिसाब से यह असंभव होना चाहिए। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आ जाती है, लेकिन क्वांटम की दुनिया में छोटे कण कभी कभी दीवार को पार कर
दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा कि इन वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि क्वांटम इफेक्ट मानव स्तर पर भी दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए इन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल मिला है। तो ये थी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ज़्यादा फॉलो करने के लिए और देखते रहिए हमें न्यूज़ 18 JKLH।